हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इंडियाज़ हीरो सीरीज़ में अगले जो पर्सन हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। और इनके पास एक टाइटल है लोकनायक का। जैसे आप लोग जब भी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करते हैं तो एक पर्सन का नाम आता है महात्मा गांधी। अगर हम महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को सबसे बड़ा समर्थन करने वाला या महात्मा गांधी के बाद ऐसा कौन से पर्सन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मास गैदरिंग करी या लोग जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चला करते थे, तो वो थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। इनका ओहदा पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा ऊंचा था, अगर इन्होंने कहा नहीं होता कि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पद का पोजीशन का कोई लालच नहीं है, और कांग्रेस को रिज़ाइन नहीं किया होता, तो ये भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे होते, प्रधानमंत्री बन चुके होते जयप्रकाश नारायण। तो ऐसी पर्सनालिटी है जेपी नारायण, जिन्होंने कई सारे मूवमेंट भारत में शुरू किए, और इनको ही क्रेडिट जाता है किस तरीके से इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से जनता पार्टी, जिसको आज हम बीजेपी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन किया। और इनसे रिलेटेड हम काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो वन डे एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इनफैक्ट अगर आप कभी भी बायोग्राफी लिखना चाहें, बोलना चाहें, पढ़ना चाहें या फिर मेंस राइटिंग में यूज़ करना चाहें, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में हम इनके द्वारा किए गए कामों को देखेंगे, कौन कौन से लिटरेचर वर्क इनके द्वारा किए गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे फ्रीडम फाइटर, इंडिया हीरो में जयप्रकाश नारायण के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं जेपी नारायण। और अभी यहाँ पे ये न्यूज़ में भी थे, करेंटली न्यूज़ में थे, क्योंकि करेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा 14 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सीता बड़रिया में कहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया, तो आंसर हो जाएगा बिहार में। तो बिहार की सीता बड़ैया जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहाँ आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण जी की 14 फीट स्टैच्यू रिसेंटली जो है अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, इनॉग्रेट की गई थी। तो करेंट अफेयर्स में भी ये मुद्दा था। ठीक है, आइए हम बात करते हैं जेपी नारायण जी के बारे में। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। एसएससी कोर्स और एसएससी टेस्ट सीरीज परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। और अगर पूजा 15 का आप यूज़ करेंगे तो एडिशनल आपको 15% डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की अर्ली लाइफ के बारे में। इनका जन्म जो है वो 11 अक्टूबर को होता है 1902 में, सीता बड़रिया में। और उस समय ये यूनाइटेड प्रोविजंस कहलाता है, मतलब अपन इसको मध्य प्रांत के नाम से जानेंगे। और इनका जो गांव है बेसिकली वो यूपी बिहार की बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। अभी प्रेजेंटली इसे हम बिहार में कंसिडर करते हैं। और वहाँ इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में एक कायस्थ श्रीवास्तव फैमिली में इनका जन्म होता है। इनके जो फादर होते हैं उनका नाम होता है हर्षु दयाल, और एक जूनियर ऑफिशियल होते हैं ये कैनल डिपार्टमेंट में, जो नहर विभाग होता है ना स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं। इनका जो घर होता है, जैसे कि हम बात करते हैं बिहार में कोसी रिवर बहती है, और कोसी रिवर का जो आसपास का एरिया होता है वो फ्लड प्रोन होता है, क्योंकि यहाँ कभी भी बाढ़ आ जाती है तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है। वैसे ही घग्गर रिवर का जो बैंक था, घग्गर रिवर का जो फ्लड प्रोन एरिया था, जहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं होती थी, वहाँ पर इनका घर था, जिसके कारण हमेशा इनका घर थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता था। उसके बाद उन्होंने इस घर को छोड़कर कुछ दूर, कुछ किलोमीटर पे जाके सेटल हो गए, जहां आज हम जयप्रकाश नगर को देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनका रिलेशन उत्तर प्रदेश से भी रहा है, बिहार से भी रहा है। इसलिए आप देखेंगे जब स्टैच्यू को लॉन्च किया जा रहा था तो योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो अपने गाँव में ही ली। उसके बाद जब वो 9 साल के हुए तो उनको लगा कि अब मुझे फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर निकलना चाहिए, तो पटना जाते हैं 7th क्लास में। तो जब 7th क्लास को इन्हें ज्वाइन करना होता है तो पटना में ये स्कूलिंग करते हैं जब 9 साल के होते हैं, और 1918 में इनकी जो स्कूलिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और जब स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो स्कूलिंग कंप्लीट होने के साथ साथ बचपन में छोटे में तो जल्दी शादियां करा दी जाती थी ना, तो 1918 में इनकी शादी हो जाती है। इनका जो शादी कराई जाती है वो प्रभावती देवी से कराई जाती है। और प्रभावती देवी एक इंडिविजुअल फिगर है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जिनका एक फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि
जयप्रकाश नारायण पटना में रह के काम करते थे, तो दोनों शादी के बाद साथ रहना उनका मुश्किल नहीं था, मुश्किल था। और उसके बाद फर्दर स्टडी करने के लिए जेपी नारायण यूएसए भी चले गए थे। इसलिए गांधी जी जो है वो प्रभावती देवी को इनवाइट करते हैं, और प्रभावती देवी जो हैं वो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में गांधी जी की विचारधाराओं के साथ, गांधी जी के मूवमेंट के साथ जुड़ जाती हैं। तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, एक इंडिविजुअल फिगर है प्रभावती देवी, जो कि जेपी नारायण की वाइफ होती हैं। 1918 में इनकी शादी होती है। ठीक है, अब स्कूलिंग खत्म हो गई है, शादी खत्म हो गई है, शादी भी मतलब हो गई, खत्म नहीं हुई, आई एम सॉरी, शादी भी हो गई है। अब इसके बाद अब इन्हें फर्दर एजुकेशन लेना है। इनको सोशोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था, समाजवादी विचारधाराएं या गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनको फर्दर स्टडी करनी थी, इसलिए ये यूएसए चले जाते हैं। तो आप देखेंगे फर्दर स्टडी करने के लिए जो है जेपी नारायण यूएसए जाते हैं। 8 अक्टूबर को 1922 में जयप्रकाश नारायण जो है वो कैलिफोर्निया जाते हैं, और वहाँ पर वो बार्कले में ज्वाइन करते हैं 1923 में। ठीक है, अब यूएसए पढ़ाई करने गए हैं, ऑब्वियसली पढ़ाई करने में, रहने में खर्चा तो आता है, और जब खर्चा आता है तो फिर हमें छोटे मोटे काम खुद से करने होते हैं। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे काम जो है, जैसे कि मैकेनिक की तरह गैराज में एक मैकेनिक की तरह काम करना हो गया, ग्रेप्स पिकिंग करना, उन्हें ड्राई करना, उनको पैकेट में पैक करना, इसके अलावा डिश वॉश करना, इस तरीके से छोटे छोटे काम उन्होंने वहाँ यूएसए में किए, जिससे वो अपनी पैसे को इकट्ठा कर सके, जिससे आगे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। वहाँ उनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर एडवर्ड रॉस से, और एडवर्ड रॉस जो है वो इन्हें असिस्ट करते हैं, और फिर ये उनके अंडर रह के सोशियोलॉजी की स्टडी को कंप्लीट करते हैं। जब वो यूएसए में होते हैं तो कई सारी किताबों की स्टडी करते हैं, लेनिन की किताबें हो गई, कार्ल मार्क्स की किताबें हो गई, तो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और मार्क्सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के थे ये, और गांधीयन एंड आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, अब जैसे कि गांधी जी आपको पता है 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस भारत आते हैं, वैसे ही 1929 में जयप्रकाश नारायण जो है वो यूएसए से वापस भारत आते हैं। तो 1929 में जो है जयप्रकाश नारायण वापस भारत आते हैं, और जवाहरलाल नेहरू इन्हें इनवाइट करते हैं कि आके आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करो। तो जवाहरलाल नेहरू जी के इन्विटेशन पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को जेपी नारायण जी ज्वाइन कर लेते हैं। आइए अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल। जेपी नारायण का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो जैसा कि मैंने कहा 1929 में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, और गांधी जी जो है उनके मेंटर थे, महात्मा गांधी जी इनके मेंटर थे। और महात्मा गांधी जी ने आपको पता है 1930 में जो है वो दांडी मार्च की शुरुआत की थी, है ना। दांडी मार्च की शुरुआत की थी 4 फॉलोवर्स के साथ, और लगभग 241 माइल्स का डिस्टेंस कवर करते हुए दांडी पहुंचकर जो है वो नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। साथ ही साथ 1930 में ही सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने की थी। तो इसी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जेपी नारायण जुड़ जाते हैं, और फिर बाद में इसी आंदोलन के कारण इनको 1932 में जेल भी जाना होता है। अब जेल जाना सबके लिए दुखद होता है, सभी लोगों को गुस्सा आता है, सबको पसंद नहीं होता है जेल जाना, इतना स्ट्रगल सहना। लेकिन पता है आपको, जेपी नारायण जी जेल गए थे, ओके बिल्कुल हम एग्री करते हैं, लेकिन उनकी जो मुलाकात जेल में होती है, उनकी जो फ्रेंड्स वहाँ बनते हैं वो लाइफ टाइम उनके साथ होते हैं। आपको मैं बता दूं कि 1932 में जब उनको जेल होती है, जब वो जेल में भेजे जाते हैं, आई थिंक नासिक की जेल में इनको भेजा जाता है, उस समय उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया, है ना, अशोक अशोक मेहता जी, यूसुफ देसाई, सी के नारायण स्वामी जैसे कई नेशनल फिगर्स से होते हैं, और इस तरीके से इन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। और इन सभी की आइडियोलॉजी सेम है, इन सब की विचारधाराएं सेम है, सभी लोग समाजवादी विचारधारा से हैं। तो एक ऐसे फ्रेंड्स उनको मिले हैं जिनकी आइडियोलॉजी सेम है, जिनके साथ वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आगे के लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इन सभी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने ये सारा डिस्कशन किया। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब फिर कुछ समय बाद जेल से छूट कर आते हैं, और फिर महात्मा गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है उसके साथ जुड़ जाते हैं। हम सभी को पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो 8 अगस्त को शुरू किया गया था 1942 में, राइट। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत की गई थी, और जब 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो नेक्स्ट डे 9 अगस्त को ही बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इंक्लूडेड गांधी जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये बात आपको पता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 9 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी, तो
महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था और उनके साथ सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था। बाकी जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अहमदनगर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार में थे तो बिहार के बांकीपुर जेल में उनको रख दिया गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जेपी नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था और हजारीबाग सेंट्रल जेल में उनके साथ जो है योगेंद्र शुक्ला भी थे, जयप्रकाश नारायण जी के साथ सूरज नारायण सिंह थे, गुलाब चंद्र गुप्ता थे, पंडित रामानंद मिश्रा थे। इस तरीके से कई सारे लीडर इनके साथ इस जेल में बंद थे और इन सभी लोगों ने क्या किया, जेल की दीवारों को कूद कर बाहर निकल गए, मतलब भागने में सक्सेसफुल रहे। और जब वो भाग गए तो अंडरग्राउंड रहकर इन्होंने आज़ाद दस्ता के नाम से अंडरग्राउंड रह के अपनी एक्टिविटी को रन किया। आपने कैसे एक्टिविटी रन की, आप स्पीचेस देते थे, मतलब रेडियो पे स्पीचेस दे रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, पैम्पलेट छपवा रहे हैं, नए नए आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा रहे हैं। इस तरीके से अंडरग्राउंड रह के जो है इन लोगों ने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। आप लोगों ने उषा मेहता का नाम भी डेफिनेटली सुना होगा, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जब ये अंडरग्राउंड ऑपरेशन चल रहे थे तो रेडियो प्रसारण किया था उन्होंने, है ना, रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग की थी। इसके अलावा आप लोगों ने बीजू पटनायक का नाम भी सुना होगा, नवीन पटनायक जी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बीजू पटनायक जी भी यहाँ पे अंडरग्राउंड मूवमेंट में शामिल थे। वो लोगों तक जो है वो बॉम्ब या फिर जो वेपन्स, आर्म वेपन्स, ये सब पहुँचाने का काम किया करते थे। इस तरीके से अंडरग्राउंड लेके इन लोगों ने काम किया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस के साथ ये जुड़ गया और कांग्रेस में भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। ऑब्वियसली कोई इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं तो कोई कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि सारी पावर सेंट्रल के पास नहीं होनी चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल अब एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा लोगों को जो गवर्नमेंट चुनी जाती है तो जनता के लिए उन्हें काम करना चाहिए। इस तरीके से सोशलिस्ट विचारधारा थी इनकी, समाजवादी थी। मतलब जैसे कि कोई ज़मीन है तो ज़मीन जो है वो किसी प्राइवेट की संपत्ति नहीं है, ये कोई प्राइवेट की संपत्ति नहीं है, सभी लोगों की संपत्ति है, इसमें सभी का अधिकार है। जैसे कि हम इकोनॉमी में बात करते हैं कि इकोनॉमी में आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, और भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट के बारे में, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम जो वर्ग है वो पूंजीपतियों का है, मतलब प्राइवेट ओन कंपनीज ज़्यादा हैं, कंपनी अपने हितों के बारे में सोच रही है, लोगों के हितों के बारे में नहीं सोच रही है। जैसे कि एक कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने बेनिफिट के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, ना कि लोगों के प्रॉफिट के बारे में। वो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करेगी तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चर करेगी कि मार्केट में डिमांड क्या है। तो इस तरीके की जो इकोनॉमी होती है वो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है या आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, जिसका एक एग्जाम्पल आप यूएसए को कंसिडर कर सकते हैं। सोशलिस्ट की अगर बात करते हैं, समाजवादी मतलब लोगों के हित में काम करना। अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो तो आप मार्केट की डिमांड से ज़्यादा लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की नेसेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना। इसलिए हमारे देश में देखो, अगर एसबीआई जैसे सरकारी बैंक है तो एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक भी हैं, आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट बैंक भी हैं, है ना। मतलब हमारे देश में कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, तो हम इसलिए अपने देश को मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं। इनकी जो विचारधाराएं थी, इनका ये कहना था कि पावर जो है सेंट्रल में नहीं होनी चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक पीएम बना दिया और एक सीएम बना दिया तो जिससे जो आपके गांव में रहने वाली जनता है जो किसानी करती है उन तक क्या सरकार की योजनाएं पहुंच गई। अगर एक सीएम बैठा है, एक पीएम बैठा है, तो क्या लोगों तक बातें पहुंच रही हैं? तो आंसर है नो। उस समय तो टीवी भी नहीं होती थी, मोबाइल फोन भी नहीं होते थे, तो लोगों तक बातें कैसे पहुंचाई जाए। तो उन्होंने चार लेवल की पॉलिटिकल हायरार्की की बात की थी। तो इस बात को याद रखना है कि जेपी नारायण जी ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी कि पावर जो है वो एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा था पावर जो है वो पीपल के पास, लोगों के पास होना चाहिए। लोक शक्ति और लोक नीति की बातें किया करते थे। और इन्होंने 4 लेवल की हायरार्की की बात की थी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका स्टेट एंड देन यूनियन। ठीक है ना, सबसे ऊपर यूनियन होता है, यूनियन के बाद आपका स्टेट होता है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज। तो गांव तक जो है वहां तक के रिप्रेजेंटेटिव तक लोगों की बात पहुंचे, जिससे समाज में सुधार हो सके और सभी तक वेलफेयर स्कीम्स पहुंच सकें। इस तरीके से 4 लेवल की हायरार्की दी थी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कह दिया कि गांधी जी की विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और गांधी जी भी हमेशा पंचायतों के बारे में बात करते थे, विलेजेस के वेलफेयर के बारे में बात करते थे। वो बोलते थे कि भारत का अगर उद्धार करना है तो गाँव का उद्धार करना पड़ेगा। तो पंचायतों के बारे में भी सबसे पहले महात्मा गांधी ने बताया था, जो कि आपको डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। तो उसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे जेपी नारायण। अच्छा, जेपी नारायण जी
1947 से 1953 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के, और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो है वो लार्जेस्ट लेबर यूनियन रहा है इंडियन रेलवे में। साथ ही साथ अगर हम 1974 में बात करते हैं तो 1974 में एक रेलवे की स्ट्राइक भी हुई थी, अगर आपको याद हो। तो रेलवे की जब स्ट्राइक क्यों की गई थी, क्योंकि रेलवे में जो कर्मचारी थे उनके वेजेस नहीं बढ़ाए जा रहे थे। ठीक है, उनके वेजेस नहीं बढ़ाए जा रहे थे। कम से कम 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर स्ट्राइक किया था, जो अभी तक की रेलवे की सबसे बड़ी स्ट्राइक मानी जाती है। 1974 की स्ट्राइक हम बोलते हैं। क्यों की गई थी, जैसा कि मैं बता रही थी कि लोगों से बहुत ज़्यादा ब्रूटली काम कराया जा रहा था। 48 आवर्स की शिफ्ट्स थी, है ना, और कोई भी यहाँ पे वेजेस नहीं थे, उनके वेजेस हाइक नहीं किए जा रहे थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी। इसलिए 14 लाख जो वहाँ पे कर्मचारी थे रेलवे ने, उसमें उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक की। लेकिन उस समय की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, मतलब इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी, तो इस मूवमेंट को, इस स्ट्राइक को बहुत ब्रूटली जो है वो सप्रेस्ड कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और इस बात से भी जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण जो थे वो काफ़ी नाराज़ हुए थे। और यही भी एक रीज़न था कि ये इंदिरा गांधी जी, जिसको प्यारी इंदू बोला करते थे, इंदू मतलब इंदिरा गांधी को अपनी बेटी माना करते थे, और इंदिरा गांधी के वो इतने खिलाफ हो गए थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को हटाने का बहुत प्रयास किया, और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को हटाने में। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इनविटेशन पे कांग्रेस को ज्वाइन करता हो, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत अच्छा फ्रेंड हो, उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, उनको प्यारी इंदू बोला करता हो, और वो एक समय ऐसा आया कि वो इंदिरा गांधी के इतने अगेंस्ट हो गए कि उनकी सरकार को वो गिराना चाहते थे, क्योंकि उस समय पे कुछ इस तरीके की एक्टिविटी चल रही थी जिससे वो खुश नहीं थे। क्योंकि वो कहते थे कि इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप की है, और वो हमेशा एक सोशलिस्ट की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजी का डिफरेंस होना एक रीज़न यहाँ पे है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने 1948 में जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को, आज़ादी होने के बाद देश जैसे ही आज़ाद हुआ, इन्होंने कहा कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कोई पोजीशन पे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसा किसी पद का मुझे लालच नहीं है। इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं और कहते हैं अब देश के लोगों के साथ जुड़कर देश के लोगों की मैं सेवा करूंगा। पॉलिटिकल किसी मिनिस्टर बन के मुझे सेवा नहीं करनी है, लोक नायक बन के मुझे लोगों की सेवा करनी है। इसलिए इनको आप लोक नायक भी कहते हैं, क्योंकि लोगों के साथ बीच में रहकर इन्होंने लोगों की सेवा की है। 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, लेकिन उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, विनोबा भावे जी का एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था भूदान मूवमेंट, भूदान योजना या भूदान मूवमेंट, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं। अब भूदान योजना क्या होती है, तो भूदान योजना के अंतर्गत ये बड़े बड़े जो आपके ज़मींदार होते हैं उनके पास जाते हैं, क्योंकि ज़मींदारों के पास बहुत ज़मीन होती है, उन्हें कन्वेंस करते हैं, उनसे ज़मीन लेते हैं, और जो गरीब होते हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास कुछ साधन ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट की कि वो अपना खर्चा कैसे चलाएं, है ना, ऐसे लोगों के बीच में इस ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो भूदान योजना के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि ये सोशलिस्ट है, इनका मानना है ना, क्योंकि एक ज़मीन है उस पर सभी का अधिकार है, तो उस ज़मीन को सभी गरीबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम बेसिकली कर रहे हैं। तो भूदान योजना शुरू की थी विनोबा भावे ने, और उसके साथ जुड़े हुए थे जेपी नारायण जी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इन्होंने 1959 में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की बात की थी। इसका ये मतलब है कि जो 4 टियर की हायरार्की होनी चाहिए, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यूनियन, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो गुजरात में उस समय क्या होता है, गुजरात के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो हॉस्टल फीस है वो बहुत इंक्रीज़ कर दी जाती है, जो खाने का प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और खाना अच्छा नहीं दिया जाता है। इसलिए जो गुजरात के स्टूडेंट है वो एक आंदोलन चलाते हैं जिसको हम गुजरात नव निर्माण आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस गुजरात नव निर्माण आंदोलन में जेपी नारायण भी शामिल होते हैं, और लोगों को नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करने के लिए बोलते हैं, अहिंसात्मक जो है आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, इस बात को समझाते हैं गुजरात में नव निर्माण आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है, और ये मूवमेंट कब हो रहा है, ये 1974 के बीच की बात है। इसमें जेपी नारायण जी जुड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिमांड की जाती है गुजरात नवनिर्माण आंदोलन मूवमेंट के अंतर्गत। उस समय के जो सीएम होते हैं, उस समय जो सरकार होती है वो कांग्रेस की सरकार होती है, और कांग्रेस के जो सीएम होते हैं उनको रेजिग्नेशन की बात की जाती है। मतलब उस समय में पहला ऐसा मूवमेंट होता है जब किसी पॉलिटिकल लीडर को, इनफैक्ट किसी सीएम को रेजिग्नेशन की बात की जाती है, और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे गुजरात के सीएम को इस्तीफा देना होता है। और गुजरात के सीएम के इस्तीफा देने के बाद जब वहाँ पे री इलेक्शन होते हैं, तो पहली बार इतनी सालों में, 1947 से अगर हम देखें तो 1975 में पहली बार जो है जनता दल की सरकार आती है, मतलब जनता दल का जो लीडर होता है वो वहाँ पर सीएम बनता है।
तो इस तरीके से गुजरात नवनिर्माण जो आंदोलन होता है वो एक सक्सेसफुल आंदोलन बन जाता है। इसी तर्ज में बिहार में इनको इनवाइट किया जाता है और बिहार का जो मूवमेंट है वो एक स्टूडेंट स्ट्राइक होती है। बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हाई इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और जो करप्शन है, मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो आप एजुकेशन है उसमें करप्शन बढ़ रहा है, इसलिए जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बिहार के स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है और जो बिहार छात्र संगठन समिति होती है वो इसको विरोध कर रही होती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ यहाँ पे मैं, कि जो बिहार छात्र संगठन समिति उसका लीडर पता है कौन होता है? लालू प्रसाद यादव जी। ठीक है, तो लालू प्रसाद यादव जी उसके लीडर होते हैं और कई सारे लीडर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, रामविलास पासवान जैसे लीडर आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी लोग जेपी नारायण को इनवाइट करते हैं और जेपी नारायण जी जो है वो बिहार मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। और जब बिहार मूवमेंट के साथ जयप्रकाश नारायण जुड़ जाते हैं तो उसके बाद इस मूवमेंट को नया नाम मिल जाता है, विच इज़ जेपी मूवमेंट। इसलिए हम इसको आगे जाके जेपी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जेपी मूवमेंट जब शुरू हुआ तो पूरा बिहार में ये चल रहा था। उनकी जो भाषण थे, स्पीचेस थे, ग्राउंड्स पे लाखों की संख्या में लोग आते थे। यहाँ पर भी डिमांड उठाई जा रही थी कि बिहार के जो उस समय के सीएम हैं वो रिज़ाइन करें, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि ऐसे करके पहले गुजरात में सीएम को रिज़ाइन करवाया, अब बिहार में करवा रहे हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस की पार्टी ही थी। तो इस तरीके तो एक एक करके हमारे सारे राज्यों से अब सरकार को हटा देंगे, है ना, रेजिग्नेशन दिलवा देंगे। तो बिहार में यहाँ पे कोई भी रेजिग्नेशन नहीं दिया गया था, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट वाकई में किया था 1974 में, जो पॉलिटिकल ये मतलब एंटी करप्शन के लिए ये बिहार मूवमेंट हुआ था, जिसको हम जेपी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। फिर ये जेपी मूवमेंट जो है उस समय और बढ़ गया जब इंदिरा गांधी पे कई सारे केसेस चल रहे थे। आप लोग ने इंदिरा गांधी जी पे उन्होंने केशवानंद भारती का केस उस समय आया था। उसके बाद आपने 42nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ज़रूर बातें की होंगी कि जो 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा था। तो उस समय हमारे संविधान में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। इंदिरा गांधी जी पे कई सारे चार्जेस चल रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनका मामला चल रहा था कि इनका जो मतलब इनका जो इलेक्शन था वो सही नहीं है, उस पर भी इनके केसेस चल रहे थे। तो उस समय जो कंडीशन थी, तो जेपी नारायण एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं इंदिरा गांधी जी के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी को डिक्टेटर कहा जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, आप लगातार संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि इंदिरा सरकार अब इस्तीफा देगी, इंदिरा सरकार को यहाँ पे हटाने की बात हो रही है। और इस तरीके से ये जो बिहार मूवमेंट था, जिसको हम जेपी मूवमेंट कह रहे थे, टोटल रिवोल्यूशन में, संपूर्ण क्रांति में परिवर्तित हो जाता है। तो संपूर्ण क्रांति मूवमेंट या टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट की शुरुआत भी जेपी नारायण जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी होती हैं उन पर चार्जेस चल रहे होते हैं, केस चल रहा होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इन्होंने जो है स्टेट मशीनरी का यूज़ अपने इलेक्शन में किया है, और फ्रॉड के चार्जेस भी थे। हालांकि फ्रॉड के चार्जेस जो है वो प्रूफ नहीं हुए, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर प्रूफ हुई थी कि स्टेट मशीनरी का यूज़ जो है वो इलेक्शन में किया गया था, जो कि सही नहीं है, इलेक्शन के रूल के खिलाफ है। इसलिए उनका जो जिस सीट से वो जीती थी उस सीट को जो है वो कैंसिल कर दिया था। तो मतलब इनकी जो सीट थी लोकसभा की उसको कैंसिल कर दिया गया था और कहा गया था कि अभी पीएम नहीं रहेंगी। तो इन्होंने फिर जो मामला था वो हाई कोर्ट की जगह फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को होल्ड किया और कहा कि बात सही है कि स्टेट मशीनरी का यूज़ जो है इंदिरा गांधी जी ने अपने केस में किया था, लेकिन फ्रॉड के कोई चार्जेस नहीं है। तो इनको अपनी सीट मतलब जो अपना एमपी की जो पोजीशन थी वो तो आपको त्यागनी पड़ेगी, लेकिन जो पीएम की कुर्सी है उस पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगी। इस तरीके से बातें चल रही थी। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसमें कह दिया गया था कि इंदिरा गांधी जी आने वाले 6 सालों तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो इंदिरा गांधी जी काफ़ी डर गई थी और इतनी सारी जगहों पर ये प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, कहीं रेलवे प्रोटेस्ट है तो कहीं बिहार प्रोटेस्ट है, गुजरात प्रोटेस्ट है, गुजरात में तो सरकार को ही गिरा दिया है। इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आया तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी। तो 1975 में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया था। अच्छा, इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद यहाँ पर उसके पहले अगर हम बात करते हैं तो एक सर्वोदय आइडियोलॉजी भी जेपी नारायण जी की थी। सर्वोदय का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और ये बेसिकली गांधीयन फिलॉसफी से था सर्वोदय, सभी का उद्धार। ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो है वो क्या करती है, इमरजेंसी को मिडनाइट में ही इंट्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पे 25 जून को 1975 में जो है पूरे भारत में इमरजेंसी लगाई दी जाती है। और इमरजेंसी किस बेसिस पे लगाई जाती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर।
इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे जो है वो इमरजेंसी को लगाया जाता है। मतलब आप आर्टिकल 352 का यूज़ करके भारत में इमरजेंसी लगा रहे हो, और जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उसी रात जो है उन पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर जेपी नारायण जी जो हैं वो रामलीला ग्राउंड में एक मीटिंग रखते हैं, गैदरिंग इकट्ठा करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे गैदर होते हैं और वहाँ पर अपनी स्पीच देते हैं, और स्पीच में एक पोयम बोलते हैं, और वो पोयम रामधारी जी दिनकर के द्वारा वो पोयम लिखी जाती है, जिसका एक लाइन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये डायरेक्टली डिमांड की जा रही है इंदिरा गांधी जी से कि आप इस्तीफा दीजिए, जनता आ रही है, हमें डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट डेमोक्रेसी चाहिए है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पोयम है, जो कि जेपी नारायण जी रामलीला ग्राउंड में अपनी स्पीच में बोल रहे हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कितना अच्छा वाक्य, कितना अच्छा स्टेटमेंट है। उसके बाद इन्हें भी अरेस्ट किया जाता है, और जब इन्हें अरेस्ट किया जाता है तो फिर पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ये बात पहुंच जाती है, और फिर लोग इनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, जेपी नारायण जी हैं जो, उनको जेल से रिहा करो। तो सुरूर हुड्डा, जिन्होंने फ्री जेपी कैंपेन की शुरुआत की थी जयप्रकाश नारायण जी को रिलीज़ करने के लिए यूके में, और इस कैंपेन को लीड कौन कर रहे थे, नोबेल पीस प्राइज़ विनर नोएल बेकर जो है इस कैंपेन को चला रहे थे। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट भी होना शुरू होता है, लेकिन जेपी नारायण जी की कुछ समय बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इनका किडनी फेलियर हो जाता है, और किडनी फेलियर के होने के कारण इनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, और जसलोक हॉस्पिटल बॉम्बे में इनका एक ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद इस किडनी फेलियर के बाद वो हमेशा फिर डायलिसिस पे ही आपको देखने को मिलेंगे, डायलिसिस में रहते हैं। अब जैसे कि इमरजेंसी लगा दी गई, और इमरजेंसी जब हटाई जाती है 18 जनवरी 1977 में, तो इंदिरा गांधी जी जब इमरजेंसी को ओवर करती हैं, इस बात का डिसाइड करती हैं, उसके बाद भारत में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में जनता दल का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब जनता दल का फॉर्मेशन और जनता दल के लीडर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोरारजी देसाई जो है पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो कि नॉन कांग्रेसी होते हैं, और ये सब कंट्रीब्यूशन जो है इनके ही मूवमेंट का असर होता है, जेपी नारायण जी के मूवमेंट का। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनकी डेथ के बारे में। इनके जन्मदिन के कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले जो है इनकी डेथ हो जाती है 8 अक्टूबर 1979 में, पटना बिहार में। डायबिटिक भी थे और हार्ट डिसीज़ के कारण इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, एक बायोग्राफी लिखी गई है जयप्रकाश नारायण जी की, द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन। तो आपको ये बुक भी याद रखनी, क्योंकि रिसेंट में पब्लिश हुई ये बुक है। तो यहाँ तक हमने जेपी नारायण जी की उपलब्धियों के बारे में, इनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो देखा। अब हम इनके कुछ वर्क्स देखते हैं। हालांकि इन्होंने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, बस ये अपने आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश करते थे। तो जिस नाम से अपने आर्टिकल को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया करते थे, हम उनको देख लेते हैं। वाई सोशलिज्म 1936 में पब्लिश किया था। प्रिजेंट डायरी 1977 में। टोटल टूवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन, टोटल रिवोल्यूशन मतलब संपूर्ण क्रांति के बारे में किसने बताया था, जेपी नारायण ने कहा था, जेपी मूवमेंट के समय कहा था 1978 में। फिर यहाँ पे कम्युनिटेरियन सोसाइटी एंड पंचायती राज 1970 में इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया था। अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959, वो 4 लेवल की हायरार्की की बात, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है। तो आप लिंक करके अगर पढ़ पाएंगे इनके वर्क, तो इनके वर्क आसान होंगे आपको याद करने के लिए। फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदया, तो सर्वोदया के बारे में भी इनके द्वारा ही कहा गया था। तो इस तरीके से इनके जो आर्टिकल हैं वो इनके द्वारा किए गए कामों से ही आपको देखने को मिलेंगे कि टोटल रिवोल्यूशन हो रहा है, सोशलिज्म क्यों है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी कैसे है, पंचायती राज के बारे में, विलेज के बारे में इन्होंने बताया, और सोशलिज्म से कैसे वो सर्वोदय की तरफ गए, ये बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इनके वर्क में ही इनके किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से 2 अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रमन मैग्नेसिस अवार्ड, जो कि 1965 में पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया था, और फिर इनके आफ्टर डेथ जो है 1999 में भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पब्लिक अफेयर्स के लिए, वो भी इन्हें दिया गया था, भारत रत्न। तो 1999 में जेपी नारायण जी को भारत रत्न भी दिया गया था। आइए अब इनकी लेगेसी देखते हैं कि ऐसे कौन सी साइट्स हैं जो जेपी नारायण के नाम पे रीनेम की गई हैं। तो पटना एयरपोर्ट, अगर हम पटना एयरपोर्ट देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इसका नाम है। 2015 में छपरा दिल्ली छपरा वीकली एक्सप्रेस का नाम चेंज करके लोकनायक एक्सप्रेस वे कर दिया गया था। कई सारे ब्रिज, हॉस्पिटल, सोसाइटीज़, इसके अलावा रेसिडेंशियल एरियाज़, उनके नाम जो हैं वो जेपी नारायण के नाम पे रखे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, जो कि नई दिल्ली में कॉलेज है, जेपी नारायण जी के नाम से है। जेपी यूनिवर्सिटी भी जेपी नारायण जी के नाम पे रखी गई है। तो ये इनकी लेगेसी थी।
तो ये थे आज के हमारे इंडियन हीरो जेपी नारायण, जिनको हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक जितनी बातें हो सकती थी, जितनी पॉसिबल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी थी, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर एक छोटे से सेशन में कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अगले सेशन में हम नेक्स्ट इंडियन हीरो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।